दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, रमजान का मुबारक महीना आप सभी को केडीबी लाइव की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद पहुंचकर इबादत करना शुरू कर दिया है। जी हां, खास बात यह है कि बीते साल इस दौरान मस्जिदें खाली थी क्योंकि दुनिया कोरोना की पहली लहर का सामना कर रही थी। जी हां, कई जगहों पर समाज के लोगों को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मस्जिदों में जाकर इबादत करने की अनुमति मिल गई है। जी हां, दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कार्यक्रम जारी है और सरकार पाबंदियों में ढील दे रही है। यहां रमजान की इबादत के लिए कड़े नियमों के साथ मस्जिद खोलने की इजाजत दे दी गई है। जी हां, वही मुस्लिम आबादी वाले मलेशिया में भी पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इंडोनेशिया में बीते साल अथॉरिटीज ने मस्जिदों को बंद कर दिया था और मौलवियों को फतवा जारी किया था। दोस्तों कोरोना के कारण कई शहरों में कर्फ्यू लग चुके हैं और इसी के साथ राज्य सरकार ने तमाम तरह की पाबंदी भी लगानी शुरू कर दी है। जी हां, बढ़ते कोरोना के मरीज और फिर सरकार की पाबंदी का सीधा असर गरीब तबका और मिडिल क्लास लोगों पर देखने को मिल रहा है। जी हां, 7 बजे के बाद बिहार के लगभग सभी दुकान बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि हम कोरोना से डरे या फिर भुखमरी से, क्योंकि काम अब नहीं मिल रहा है। पटना में काम कर रहे एक गार्ड को इस बात का डर है कि अभी से ही इनकी जान पहचान के लोगों की नौकरी जा रही है तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। गार्ड ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में नौकरियां बच गई थी लेकिन तनख्वाह कम मिली थी, लेकिन अगर इस बार घर जाना पड़ा तो फिर खाने का इंतजाम कैसे होगा। वहीं पटना के रहने वाले कपड़ों पर प्रेस करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह पूर्वांचल के रहने वाले हैं। जो इनका कहना है कि अब कपड़े भी नहीं आ रहे हैं। जो पिछली बार तो घर चले गए थे लेकिन अब फिर कैसे जाएंगे। कोरोना से ज्यादा डर भूख से लग रहा है। जो ऐसे में अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर बचा कुचा काम भी बंद हो जाएगा। वहीं एक पेंटर जो कि घरों में पेंट पहुंचा करते हैं, जी हां, साइकिल से ही आते जाते हैं, उन्होंने बताया कि इनके पास काम घट गया है क्योंकि जिन घरों में लोग हैं वहां उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं कांति घरों में बर्तन धोती है, खाना बनाकर 2 बच्चों को पढ़ा रही है। यही नहीं बल्कि बिहार के वैशाली में ससुराल वालों को पैसे भी भेजती है। कांति का भी यही कहना है कि पिछली बार तो घर चले गए लेकिन इस बार जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। पहले 5 घर में काम करती थी मगर अब उन लोगों ने घर आने से मना कर दिया है। कुछ घर का सहारा बचा है बस। गरीबों से छल कपट से नौकरियां फिर से छीन ली जाएगी और मालिक घर बैठे लॉलीपॉप और बिरयानी खाते रहेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और कहा है कि उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। इसी विरासत और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग रमजान के दौरान घर में ही रहकर धार्मिक कार्य संपन्न करें। मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमजान के पाक दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरियां रोजगार नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख अस्थायी नौकरी देने का संकल्प था। एक अन्य ट्वीट में सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले में भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सदन के पटल पर रखा था। सीएजी की रिपोर्ट ने भी मेरी बातों को सत्य पाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 69% डॉक्टर, 92% नर्स और 56% शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि आईसीयू में भर्ती बिहार की मर्सानत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या 16 साल की सरकार सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हड़प्पा काल के दोषियों को ठहराएंगे।
दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले के बुनकरों को कोरोना ने एक बार फिर से झटका दिया है। जी हां, यहां तैयार माल को महानगर के व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया है, जिसके कारण बुनकर कारोबारियों का 25 करोड़ रुपए का माल डंप पर गया। इससे पहले पिछले साल मार्च और दिसंबर में भी करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। जी हां, दूसरे चरण में जिस प्रकार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे बुनकरों में रोजी रोटी की चिंता फिर से खड़ी हो गई है। बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल आलम ने बताया कि कोरोना के कारण मुंबई, पुणे, गुजरात, बेंगलुरु आदि जगहों से कारोबारियों ने ऑर्डर दिया था, जो अब लेने से 1 माह तक मना कर दिया है। जी, इस कारण विभिन्न जगहों के बुनकर कारोबारियों का 25 करोड़ रुपए फंस गया है। दोस्तों कोरोना संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफी कम है। जी ऐसी महिलाएं कम चपेट में है जो घर में रहती है। जी पुरुषों की तरह कामकाजी महिलाओं में संक्रमण की रफ्तार तेज है। जी 25 से 49 वर्ष आयु की महिला और पुरुष में इस बार संक्रमण अधिक हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पटना जिले के लगभग 6000 संक्रमित मरीजों के अध्ययन से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम संक्रमित हो रही है। जी इसकी मुख्य वजह महिलाओं की गतिविधियां कम होना है। जी पटना जिले में 3866 पुरुष तथा 1932 महिला संक्रमित है। यह पिछले साल भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम बीमार थी, लेकिन इस बार बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है। 2020 में 50 साल से अधिक आयु वर्ग के महिला और पुरुष 75% बीमार थे, जबकि इस बार यह बीमारी 25 से 49 आयु वर्ग के लोगों में अधिक है। जी अब तक पटना जिले में संक्रमित हुए लोगों में 50% से अधिक इस आयु वर्ग के महिलाएं और पुरुष है। इस आयु वर्ग का अधिक संक्रमण होने का मुख्य कारण बाजार में इनकी अधिक गतिविधियां होना बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने 3 घंटे के भीतर ही अपना धरना खत्म कर दिया। यह चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। यह कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही थी। यह चुनाव आयोग की यह कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर की गई थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बंटने की बात कही थी। इसी पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दिया। ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ली, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उन पर रोक लगा दी गई। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे रही थी। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर चुनाव प्रचार से रोक लगाए जाने पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी मीडिया सेल की तौर पर काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग और भाजपा आयोग बनकर रह गई है। जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है वह इस बात का प्रमाण है। दोस्तों बिहार में अब गर्मी बढ़ने लगी है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इधर पिछले 24 घंटे में पटना सहित राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आई। हालांकि उत्तर बिहार में दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम गर्मी रही। सूरज की तल्खी और गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने की वजह से राज्य की कई जिलों में हीट वेव जैसी परिस्थितियां तैयार हो रही है। राहत की बात यह है कि मंगलवार को अधिकतर शहरों का पारा 40 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग को अनुमान है कि अगर अगले 2 दिनों में अधिकतम पारा 2 से 3 डिग्री और ऊपर पहुंचा तो हीट वेव की घोषणा कर दी जाएगी। मंगलवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में दोपहर में देह झुलसाने वाली गर्मी रही। अगले 1-2 दिनों में इन जिलों में पारा और ऊपर जाने के आसार हैं। पटना सहित राज्य के दक्षिणी भाग में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं की स्थिति बनी रही। दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों से अप्रवासी मजदूरों और अन्य छोटे मोटे कामकाज करने वालों का घर लौटना जारी है। इनमें ज्यादातर कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं मिलने और फिर लॉकडाउन के खौफ के कारण वापस घर जा रहे हैं। कई लोग परिवार में शादी के चलते और कई खेती के कामों के लिए भी घर लौट रहे हैं। हालांकि ज्यादातर अप्रवासियों का कहना है कि यदि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ठीक ठाक काम मिलता रहा तो फिर शायद वापस नहीं जाती। मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़वानी जिले की होते हुए पिछले कई दिनों से मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार आ रहे हैं। आपदा के समय में भी इनसे बस वाले 2 से 2.5 गुना अधिक किराया ले रहे हैं। यह पुणे में गैरेज पर काम करने वाले विजय मोरिया ने बताया कि दिक्कतें बढ़ने लगी तो फिर पत्नी को लेकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर स्थित अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच बिहार में पिछले एक हफ्ते में 300% से ज्यादा कोरोना के केस बढ़े हैं। जी हां, वहीं दूसरी तरफ मुंबई जैसे शहरों से बिहार के लोगों के पलायन की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। इन्हीं सब के बीच बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में पलायन को लेकर उन्होंने कहा है कि लोग संयम बनाए रखें, कोरोना कहीं भी कम नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब ये डर होता है कि केस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर लोग डर की वजह से घर जाने लगते हैं। हम लोगों ने बिहार में काफी इंतजाम किया है, अन्य राज्य में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। यह रही बात पलायन की, तो भी अभी बहुत ज्यादा लोग बिहार नहीं आए हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर रखे हुए हैं। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पिछले बार हमने चुनौती को अवसर में बदला था। जो लोग बिहार में आए थे उनका पूरा डाटा ले लिया गया था। इस बार हमारे पास पूरी जानकारी है कि हमारे लोग कहां हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र मुजफ्फरपुर पोखरों एवं तालाबों से भरा हुआ था। यह सिर्फ शहर की बात करें, यानी कि मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो यहाँ 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों तालाब एवं पोखर हैं। यह कई ऐतिहासिक महत्व वाले भी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश दम तोड़ चुके हैं। और जो 2-4 बचे हुए हैं वे भी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कुछ पोखरों को शहर वासियों ने स्वास्थ्य के काल के गाल में पहुंचा दिया तो कुछ को नगर निगम की लापरवाही ने। अधिकांश पोखरों को अतिक्रमणकारी निगल गए। वहीं नगर निगम को कूड़ा डंप करने की जगह नहीं मिली तो उनसे पोखर एवं तालाब को कूड़ादान बना दिया। परिणाम यह निकला कि जहां कभी पोखर था वहां आज कूड़े के पहाड़ बन गया है। इसका परिणाम जल संकट के रूप में दिखने लगा है। यह गर्मी बढ़ने के बाद भूगर्भ जल का स्तर तेजी से नीचे गिरा और शहर वासियों को पानी की लाले पड़ने लगे हैं। जी हां, कारण अब धरती से प्यास बुझाने वाले पोखर जो अब नहीं रहे। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली है। जी हां, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स विषयों के लिए आयोजित होने वाली ये परीक्षा 10 मई तक चलेगी। यह वही परीक्षा के लिए बोर्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर एडमिट कार्ड जारी करेगा। जी हां, प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यानी कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूल प्रमुख कक्षा 12 के इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को अपने स्कूल यूजर आईडी और फिर पासवर्ड का उपयोग करना होगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विकास मिशन की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जी साथ ही साथ विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने विभाग के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि बिहार में चल रहे नए भूमि सर्वेक्षण को जल्द से जल्द पूरा करें। सीएम नीतीश कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें मिशन मोड में पूरा करें। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि गौशालाओं के विकास को लेकर काम करें तथा कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत राज्य के जलवायु के अनुकूल गाय की नस्लों को बढ़ावा देने के लिए काम करें। सीएम नीतीश कुमार ने विभाग से संबंधित अधिकारियों से कहा है कि राज्य में मछली उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए भी काम करें। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें हर थाली में एक बिहारी व्यंजन के सपने को पूरा करना है। इसको लेकर हम सबको काम करनी है। दोस्तों, अब आपके लिए कई अन्य सेवाओं की तरह ही जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प मिल सकता है। यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया था। अब इन राज्यों में रेलवे और पासपोर्ट की तर्ज पर यानी कि रेलवे और पासपोर्ट की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर तत्काल सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। संभव है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाए जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर तत्काल सेवा शुरू की जा सकती है। इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने इस बात को लेकर संकेत दिए थे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तत्काल सिस्टम शुरू हो जाता है तो फिर बहुत लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा नियम के तहत अधिकारियों के पास विकल्प होता है कि वे तत्काल श्रेणी में जाकर 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है। संभव है कि अब सिस्टम में बदलाव करके आम लोगों के लिए भी तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दे दी जाएगी। हालांकि
हालांकि अभी तक इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है। जी हां, जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लंबी प्रक्रिया के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। जी हां, आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी स्लॉट हासिल करने में होती है। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है। जी हां, आंकड़े हर रोज पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि इस मामले में मंगलवार को थोड़ी राहत भरी खबर है। जी हां, मंगलवार को पूरे राज्य में 3000 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जो कि सोमवार के मुकाबले 757 कम थे। जी हां, बिहार में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में आशंका भी यह है कि कहीं सरकार को मजबूरी में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू न लगाना पड़े। सीएम नीतीश कुमार ने पिछली बैठक के बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि नाइट कर्फ्यू पर भी विचार किया जा रहा है। जी हां, राज्यपाल की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अगर बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा तो वह 12 घंटे का होगा। अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो यह लोगों की लापरवाही होगी, जो राज्य में लॉकडाउन को न्योता देगी। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में छात्रों का पूरा ख्याल रखा गया है। जी आज इस योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाले खुद ही योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं और विभाग में इसके लिए आवेदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी अगर आप भी इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो फिर इस योजना का लाभ लेकर कैरियर बना सकते हैं। योजना का लाभ ले चुके और लेने के लिए आवेदन करने वालों ने अपनी बातें रखी है। उसने बताया कि कॉलेज के कुछ छात्रों ने इस योजना के तहत लोन लिया। जी पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जब उन्हें जानकारी हुई तो सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को बीटेक कराने के लिए इसके तहत लोन लिया था। इस बार वे बेटी के लिए लोन ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना से फायदा है और गरीब के बच्चे भी इंटर के बाद आसानी से बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं एक दूसरे छात्र अमन कुमार ने बताया कि वह 1 साल से लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है। जी हाँ, वह इस योजना के बारे में उसे उसके दोस्त से पता चला। उसने कहा कि इस योजना का लाभ हम जैसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे माता पिता भी नहीं है, कोचिंग पढ़ाकर खुद भी पढ़ रहा हूं। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का अस्थायी रूप से बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। उसे राज्य के किसी शिक्षण संस्थान से 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अगर वो इन दोनों शर्तों पर खरा उतरता है तो फिर आगे आवेदक को अपनी उम्र सीमा तय करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। हालांकि स्नातकोत्तर के लिए 5 साल अधिक छूट दी गई है। स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों के लिए उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। इस सारे मापदंडों पर जो छात्र खड़े उतरे हैं वे जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। दोस्तों, क्या बिहार के पॉलिटिक्स में फिर से प्रशांत किशोर लौट रहे हैं? जी हां, क्लब हाउस ऐप पर की गई चैट जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तभी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विभिन्न मीडिया समूह को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और अपना रुख साफ कर चुके हैं। जी हां, साफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार और पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर उनकी कही गई बातों के वायरल ऑडियो को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उस ऑडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना कहा गया हो। जी प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कठिन मुकाबला के बावजूद ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसी दौरान एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी बातें रखी है। जी हाँ, एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे पॉलिटिक्स में जरूर आएंगे। जी हाँ, उनसे जब पूछा गया है कि क्या वे बिहार की राजनीति में वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जरूर आऊंगा, ये तय है, लेकिन कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बिहार जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ये अभी तय नहीं है। यह आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में वे पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। तो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर राजनीति में फ्लॉप आखिर हुए क्यों हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जेडीयू के उपाध्यक्ष बनाए जाने और फिर हटाए जाने पर कहा है कि मैंने राजनीति में एक शुरुआत की थी, लेकिन उसमें बुरी तरीके से फेल हो गया। फिलहाल अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें ऑक्यूपाइड हूं। यह 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद दोबारा सोचेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। यह थोड़ी बहुत जो सीख मिली है उसको आत्मसात करते हुए बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को जेडीयू से निकाले जाने के बाद बात बिहार के नामक कार्यक्रम के जरिए बिहार में सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं से भी जुड़ने की कवायद की थी, लेकिन यह कार्यक्रम भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है।
दोस्तों, देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है, वही तिलहन के भाव में आई तेजी भी बरकरार है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर खाने के तेल के बढ़े हुए दाम बोझ बढ़ा रहे हैं। जी हां, किचन का बजट भी काफी बिगड़ गया है। ऐसे में यह चिंता जायज है कि आखिर तेल की कीमतें कमी कब तक आएगी। जी हां, तेल की कीमतों में कमी कब तक आएगी। मंडियों में तिलहन एमएसपी के ऊपर बिक रही है। इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन ये तेजी कब तक बरकरार रहेगी ये जानना भी बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि खाने के तेल की कीमतों में पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आई थी और भारत में इंपोर्ट वाले स्टॉक काफी कम मात्रा में बचे थे। इस वजह से दाम बढ़ गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव काफी गिर गए हैं। इसका असर आने वाले समय में घरेलू बाजार में पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारतीय बाजार में माल की कमी है। जैसे ही बाहर से माल आना शुरू हो जाएगा, दाम अपने आप कम होने लगेगा। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उनके ऐच्छिक तबादले का फॉर्मूला तैयार हो गया है। उनके साथ ही साल 2006 में से ही मनचाही जगह पर पदस्थापित होने की उनके साथ अगले कुछ महीनों में पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। इनके तबादले को लेकर गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में गठित अंतर विभागीय कमेटी और इसके सहयोग के लिए गठित उप कमेटी की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। कमेटी ने अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को सौंप दी है। पंचायती राज और नगर विकास विभागों से इस पर स्वीकृति लेने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो फिर अगले 2 हफ्तों में नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक और स्वर्गीय तबादले और पदस्थापन को लेकर गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी गेट पर चल रहे धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के सदस्य विपिन कुमार ने राकेश टिकैत को धमकी के मामले में गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर धमकी देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता और राकेश टिकैत के करीबी विपिन कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। यह मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज कर रहा है। यह इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह पिछले बार हुई बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया। इस पर वे और गालियां देने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने कौशाम्बी थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज की है, यानी कि एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। दोस्तों, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की बहाली 2019 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत 11,880 रिक्तियों के विरुद्ध 11,838 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चयन पार्षद की वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब देश के बाकी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर निजामुद्दीन के मरकज में इस तरह की प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया है कि पुलिस की तरफ से वेरीफाइड 200 लोगों की सूची में सिर्फ एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुक्त गुप्ता ने कहा है कि यह एक सार्वजनिक स्थल है। जब अन्य जगहों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी कोई भी रोक नहीं है तो फिर वे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या फिर गिरजाघर में जा सकता है और किसी की तरफ से 200 लोगों की सूची नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, नियोजन में आने वाले तमाम तरह की लापरवाही की शिकायतें अब दूर करने की तैयारी की जा रही है। जहां शिक्षा विभाग इस ओर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस तैयारी के अमली जमा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। जी हां, विभाग अब कड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की बहाली के दौरान मनमानी की शिकायतें आम है। जी हां, कई ऐसे शिकायत
आम बन चुके हैं, जिनमें ये आरोप लगते रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़झाला होता है। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इस नियुक्ति यानी कि इस बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाएगी। यह केवल आवेदक ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। यह शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की तैयारी में है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को पारदर्शिता बनाने की तैयारी भी चल रही है। वही वर्तमान में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में भी कुछ बदलाव देखा जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश से 94,000 प्रारंभिक और 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर स्टे है। न्यायालय की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कोरोना की दुश्वारियों के बीच बिहार के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में इलाज के पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। श्रम संसाधन विभाग में निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। तब उनके इलाज पर होने वाले 5 लाख तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। यह 1 मई यानी कि मजदूर दिवस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका ऐलान कर सकते हैं। यह बिहार में यूं तो श्रमिकों यानी कि मजदूरों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग में करीब 15 लाख मजदूर निबंधित है। ये भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। बिहार भवन एवं निर्माण कर्मकार बोर्ड से निबंधित इन मजदूरों को अभी तक राज्य सरकार हर साल 3,000 रुपए बतौर चिकित्सा अनुदान देती है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। जी हालांकि बीमारी की स्थिति में ये राशि बेहद कम है, जिससे इलाज करा पाना संभव नहीं हो पाता है। यह मजदूरों की इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के निबंधित मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। निबंधित मजदूरों के वार्षिक प्रीमियम की राशि राज्य सरकार देगी। यह राशि तकरीबन 110 करोड़ की करीब है। यह श्रम विभाग ये पैसा राज्य स्वास्थ्य समिति को दे रहा है। श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाने की औपचारिक घोषणा होते ही स्वास्थ्य विभाग और श्रम संसाधन विभाग के बीच एक समझौता पत्र भी हस्ताक्षर किया जाएगा। दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। यह किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। यह इन पंचायतों में वो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला करते भी नजर आते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की भी बात करते हैं। यह पिछले दिनों उन्होंने बंगाल जाकर वहां के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील भी की थी। लेकिन अब जब यूपी में पंचायत के चुनाव है तो भारतीय किसान यूनियन का रुख बदला सा नजर आ रहा है। यह दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार भाकियों के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने सोमवार को एक बयान जारी करके सभी को चौंका दिया। यह उन्होंने कहा कि भाकियों भाजपा के खिलाफ नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमने पंचायत चुनाव के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। किसान अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। हम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे जल्द पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। यह उन्होंने कहा है कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह भूमि विवाद एवं संपत्ति विवाद होते हैं। जमीन से संबंधित विवाद खत्म होते ही समाज में झगड़े काफी कम हो जाएंगे। यह विवाद घटेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में गत सोमवार को यानी कि बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने को लेकर जो नया सर्वेक्षण किया जा रहा है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि हासिल किए जाने को लेकर मिशन मोड में काम करें। दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाए जाने की बात मुख्यमंत्री ने की है। यह उन्होंने कहा है कि महिला दूध सहकारिता समितियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं उस पर तेजी से काम करें। यह कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत राज्य के जलवायु के अनुकूल गाय की नस्लों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर काम करें। देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा देना भी हम लोगों का उद्देश्य है। गौशाला के विकास के लिए काम करें। राज्य में मछली उत्पादन को और बढ़ाने को लेकर भी काम करें।
दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी हां, मजदूरी करके अपना पेट और परिवार पालने वाले मजदूर कामगार की बिहार वापसी तेजी हो रही है। लॉकडाउन होने पर प्रदेश में ना फंस जाए, इस डर से सड़क रेल के जरिए बिहार पहुंच रहे इन मजदूरों को जॉब कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। जी हां, सरकार 2 से 3 दिन में जॉब कार्ड बना देगी। मजदूरों को ग्राम सेवक या फिर मुखिया के पास जाकर मनरेगा में काम करने की इच्छा जतानी होगी। बिहार में रहने वाले या फिर अभी बिहार लौटने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम कम ना पड़े, इसके लिए सरकारी और निजी योजनाओं में काम दिलाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए लौटते हुए मजदूरों को लेकर विभाग की तैयारी की जानकारी दी। जी मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लौटने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। सभी को काम मिले, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। जी लौटने वाले पुरुषों को मनरेगा और महिलाओं मजदूरों को जीविका समूह से जोड़कर रोजगार की योजना बना ली गई है। दोस्तों प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार ने एक नीति लाई है, जिसका नाम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रखा गया है। इसके तहत वैसी प्राइवेट गाड़ियां जो 20 साल की हो गई है या फिर कमर्शियल वाहन यानी कि गाड़ी जो कि 15 साल से पुराने हो गए हैं, उन्हें स्क्रैप करने का फैसला लिया गया है, यानी कि तोड़ मरोड़ करके कबाड़ी में बेचने का फैसला लिया गया है। हालांकि परिवहन विभाग की कुछ शर्तें हैं, जिसके तहत इन पुरानी गाड़ियों को भी सड़कों पर लेकर सरपट दौड़ सकते हैं। इस संबंध में एक न्यूज चैनल की टीम ने पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार से बातचीत की। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ी है और वह 20 साल की हो चुकी है तो फिर वाहन मालिक फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। उन्हें फॉर्म 25 भरकर जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद MVI द्वारा ही वाहन की जांच करने के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर सब सही रहा तो फिर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से 5 साल का टैक्स लगता है, जो कि वाहन के वैल्यू से पता चलता है। जी हां, दरअसल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। दोस्तों रसोई गैस कनेक्शन पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है। जी पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी उपलब्ध कराती है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे पहले ये जरूर जान लें कि आपको सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 50 लाख के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि गैस लीकेज या फिर ब्लास्ट होने की स्थिति में आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के रसोई गैस कनेक्शन पर इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड के माध्यम से है। क्या पहले तक आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर थी या भी नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।